बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हमारा मौजू है हालिया जो तालिब इल्म पर तशद्दुद हुआ। आप सब ने उसकी वीडियो देखी, वो वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो के वायरल होने पे डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद कंगरा साहब ने उस पर नोटिस लिया और एफआईआर दर्ज हो गई। और उसके बाद आईजी पंजाब ने नोटिस लिया और वो मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार करके एक तस्वीर बनाई गई कि मुल्ज़मान हमने पकड़ लिए हैं, जिसका बाद में पता चला कि वो तो पूरी जमानत पर थे। तो वो सिर्फ जो है वो दिखावे के लिए, दिखाने के लिए जो है वो तस्वीर बना के शेयर कर दी गई। लेकिन कानून हरकत में आया तो सब लोगों को इत्मीनान हुआ, खुशी हुई कि वो तालिब इल्म जो एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखता है, कि जो गैर काश्तकार हैं और मजदूरी करते हैं, उनका बच्चा एक अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि चंद बासर घरानों के लड़कों ने इकट्ठे होकर उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी आप वीडियो सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। तो आज हम उसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि वो आगे उसमें क्या हुआ। बहुत ही अहम प्रोग्राम है, इसको शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स से भी बताइएगा कि ये जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मान के वालिद मजहर इकबाल साहब, के इनके साथ क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं। हालिया से हमारे साथ स्टूडियो में उनके साथ तशरीफ लाए हैं मियां अब्दुल रऊफ साहब हैं, ये एडवोकेट हैं और उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के, और उनके साथ इजाज़ अहमद जंजुआ साहब साबिक सिटी नाज़िम तशरीफ रखते हैं। जी मजहर इकबाल जो वालिद हैं उस्मान के, थोड़ा सा वाक़या जो है वो नाज़रीन के साथ शेयर कर दें ताकि जो लोग नहीं जानते हैं उनको पता लग जाए कि क्या वाक़या हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी गल इस तरह में बच्चा मेरा जुमेरात वाले दिन वापस जा रहे मोटरसाइकिल पे। कौन सी तारीख को? एक तारीख बनती है 13 जी। 13 तारीख को वापस जा रहा था तो रास्ते में रग रहता उसने क्रॉस किया। आगे वो दो मोटरसाइकिलों पर 6 लड़के जा रहे थे। कार से वापस जा रहा था? हाँ जी, घर वापस छुट्टी टाइम जा रहा था। तो वो जो 6 लड़के हैं ना, उसको उसने सिर्फ क्रॉस किया। क्रॉस किया तो थोड़ा सा नजदीक से हो गया, तो उन्होंने उधर उस दिन उसको पकड़ कर मारा भी और उसने भी गाल निकाली है। तो इस वजह से दूसरे दिन फिर उन्होंने लड़ाई किया बच्चे से। मुड़े मेरे ने मारे ना, मार के जनाब मेरी तो फिर आखे ना तेरे को सवेरे फिर कुछ लाओगे। सुबह फिर ये कार्रवाई कर दी और कोई इशू नहीं और कोई गल नहीं। वो उठा कर ले गए, जो चुक के ले गए ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਚਾहे ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਸੀ? हाँ जी, 5 मुंडे ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। 6-7 ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੁਰ ਛੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? अजय सारी चारपाई देखते हो। चारपाई थे, ठीक है। ते जी मियां अब्दुल रऊफ साहब, थोड़ा सा जो है वो वाकया इनका आप जो है नाज़रीन के साथ शेयर करें कि असल में सारा जो है वो अब तक क्या हुआ है शुरू से लेके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जैसे मज़हर बता रहे हैं ऐसा ही मामला हुआ है और इस अंदाज से वहशियाना तशद्दुद हुआ है, अगवा किया गया। अगवा के बाद उस बच्चे के ऊपर जो जुल्म किया गया, जो तशद्दुद किया गया, वो सबने देखा है आपके सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए पूरे पंजाब के अंदर चीज़ वायरल हुई है। बदबख्ती ये है कि हमारे जो इन मुकामी इंतज़ामिया है, हमारे जो SHO साहब हैं, उनकी समझ नहीं आ रही कि वो किसको धोखा दे रहे हैं। कि वो चंद मुअस्सर ख़ानदान जो है उनके बच्चों को बचाने के लिए गरीब का बच्चा जो है उसको मरवा भी भेज दिया है। FIR दर्ज होती है तो जो सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है 2 मामलों के ऊपर हुआ है। चले बच्चे ने लड़ाई की है, उनके साथ जाती हो गई, इनको इंसाफ मिल जाता तो इदारों की जो है ना वजाहत हो जानी थी, इदारों के ऊपर हमारा एतमाद बन जाना था। एक जुल्म ये हुआ है कि बजाय इसके कि उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाता, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के बजाय उन्हें पूरा मौका दिया गया कि वो अपनी अबूरी ज़मानतें करा लें, प्री अरेस्ट बेल करवा लें। 2-3 दिन गिरफ़्तारी नहीं की, उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल मूव कर ली, वो अबूरी ज़मानत पे आ गए। साथ ही इनके ऊपर एक FIR
ये बड़ी अहम बात है कि इनका मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन जब इन्होंने सुलह नहीं की, चूंकि वो जो मुल्जमान थे उनका तल्लक इंतहाई जो है वो बासर घरानों के साथ है, इस वजह से पुलिस हमारी ने किया क्या, चाहे वो सियासी प्रेशर में हुआ, जिस भी प्रेशर में जिस तरह भी हुआ, उल्टा जो इनका बच्चा लेटा हुआ है, जो आपने तशद्दुद की वीडियो देखी, उसके ऊपर और उसके कोई दोस्त वगैरह जो होंगे या साथी होंगे, उनके ऊपर एक मुकदमा सख्त दफात लगाकर दर्ज कर दिया गया, जबकि जो इनका मुकदमा दर्ज किया गया उसमें दफात जो है वो दुरुस्त नहीं लगाई गई। और ये साथ इनके वकील साहब ये भी बता रहे हैं कि हुआ क्या कि उनको जो है बेल उनकी करवा दी गई, और मेरे ख्याल में सुनने में आया कि उनकी वो जमानतें कंफर्म हो चुकी हैं। जी मैं आज उस इसके जो एक जुल्म ये हुआ कि इनके ऊपर झूठी FIR दर्ज कर दी गई। दूसरा जुल्म ये हुआ कि जिस FIR के ये मुद्दई हैं, जिस वकूए को पूरी दुनिया ने देखा है, उसके अंदर अगवा की जो दफ़ा है जो 367 है कि किसी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाना, वो दफ़ा डिलीट कर दी गई, वो हज़फ कर दी गई। अब बाकी दफ़ा तो सारी काबिल ज़मानत थी, यानी कि मुल्ज़मान को ऐसे रखा गया है, उनको मतलब कि अबूरी ज़मानतें भी करवाई, गिरफ्तारी भी ना उनकी की, एक टोपी ड्रामा बनाया गया पूरे मतलब कि अपने इंतज़ामिया को, अपने अपने अफसरान को खुश करने के लिए, मुतमिन करने के लिए अवार्ड लिया गया कि हमने जनाब उनको गिरफ्तार करिए। बंदे मुल्ज़मान को पूरी ज़मानतों का मौका भी मिला, और उसके साथ ही उनके साथ बड़ा जनाब लाडले रखा गया उन बच्चों को, उन मुल्ज़मों को, और वो FIR के अंदर जो नाकाबिल ज़मानत जुर्म है वो हज़फ कर दिया गया, और उनकी ज़मानतें कंफर्म करा ली गई। उनको ज़ाहिर अब अदालत वहाँ पे करे क्या जब काबिल ज़मानत ही जुर्म रह गए पीछे। अच्छा, वहाँ पे ये दूसरा जुल्म हो गया। अब मामला ये है कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जिसको मारा गया है, जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया है, जिसको हर फर्द ने देखा है, वो बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, मुजरम जो है वो घर बैठे हुए हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे इस निज़ाम के अंदर मुजरम जो है वो तो ये बन गए ना, और वो जो है वो मतलब जो घर के अंदर यशिया कर रहे हैं मुलज़िम बना दिया गया, और जो मुल्ज़मान थे वो मदई बने बैठे हैं। इजाज़ अहमद जंजुआ साहब हैं जो जज्बात से भरे हुए हैं, उनकी पोस्टें भी आपने देखी, इंतहाई जज्बाती थी। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जज्बात को कंट्रोल में रखते हुए जो है इस पर अपना जो है वो एक मौक़िफ़ दें कि क्या कहते हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 94 का ख़ास तौर पे मलक रऊफ़ ज़ुबैर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा पिछे हुए तबकात और अवामी मसाइल पे प्रोग्राम किए। आज का ये प्रोग्राम अल्लाह करे किसी मज़लूम को इंसाफ मिल सके या सपोर्ट मिल सके, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के घर में हमारी शायद को नेकी लिखी जाए। तो ये जो वाक़या आज हुआ है, ये आज नहीं हुआ, इससे पहले हमेशा ही ताकतवर लोग, इजारादार लोग, वडेरे लोग इन गरीब लोगों को अपने ज़ेर नगीन रखने के लिए, ज़ेर साया रखने के लिए इनके हकूक़ सलब करते रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि ये निज़ाम बरतानिया ने दिया जो आज तक राइज है, इस जागीरदाराना निज़ाम की खराबी है, वडेराना निज़ाम की खराबी है, जिसमें किसी भी इंसान को अपने बराबर नहीं समझा जाता, क्योंकि शैतान सबसे पहले इंसान के ज़हन में ये फतूर डालता है कि तुम आला हो, अरफा हो, जबकि दूसरा तुम्हारे मद्दे मुकाबल अदना है, वो मतलब गरीब है। अच्छा, ये एक वाक़या मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 5-6 यहूदी सरदार आए कि जी हम आप पर ईमान भी लाते हैं, आपका कलमा भी पढ़ने के लिए तैयार है, आपके साथ शामिल होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। जी फरमाएं जी क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि ये जो आपने दाएं बाएं गरीब और मेहनत कश लोग, भूखे नंगे लोग बिठाए हुए हैं, इनका और आपका स्टेटस नहीं मिलता, जिनमें हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत अयूब अंसारी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जो आज दुनिया की तारीख में हीरोज़ हैं, कि आप इनको उठा दें। हम जो वज़ादार लोग हैं, जो मुअज़्ज़ज़ हैं, जो क्या कहते हैं चौधरी हैं, वडेरे हैं,
हम आपके साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस निज़ाम को, इस सोच को, इस तअस्सुब को ख़त्म करने के लिए ही तो दुनिया में मबूस किया गया हूँ। आपकी मर्ज़ी है आप इस्लाम कबूल करें या ना करें, लेकिन मैं इन गरीब लोगों को अब दूर अपने से नहीं कर सकता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको भी और इनको भी बराबर पैदा किया है। अगर ये नहीं होंगे तो आप ना तो वडेरे होंगे, ना चौधरी होंगे, ना सरदार होंगे। इन्हीं की दम से, इन्हीं की वजह से आप वडेरे और चौधरी हैं, लिहाजा इनसे मोहब्बत करना सीखिए। अच्छा, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले थे, ये जो एक निज़ाम उन्होंने दिया था, इंसानियत का निज़ाम था, उसमें तबके के लिहाज से, ज़ात पात के लिहाज से, दौलत के लिहाज से किसी को कभी भी बर्तरी नहीं दी। जबकि खुतबा हज्जतुल विदा में भी यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि सिर्फ और सिर्फ अगर बर्तरी किसी को है तो वो तकवा और किरदार की वजह से है कि कौन बंदा अपना किरदार दुनिया में अच्छा पेश करता है, किसका किरदार अच्छा है, किसका अखलाक अच्छा है, कौन तकवे पे चल रहा है, वो है काबिल एहतराम। लेकिन जो इंसानियत की तजलील करे वो काबिल एहतराम नहीं है। मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ इंतज़ामिया को भी और ज़िले के ज़िम्मेदारान लोगों को भी, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, इंसान सब बराबर होते हैं, जज्बात और एहसासात सब के बराबर होते हैं। खुदा ना करे तारीख में जब ऐसे जुल्म हुए, अपना रोब जमाने के लिए अपना तअस्सुब की नज़र लोगों को किया गया, तो फिर वहाँ से निज़ाम डाकू उठे, मलंगी उठे, जबरू उठे, जिन्होंने इन निज़ामों को तहस नहस भी किया। लिहाजा मंडी बहुदीन एक पुरअमन ज़िला है, यहाँ पे सबको बराबर हकूक़ हासिल होने चाहिए। और मेरा एक सवाल SHO जनाब साजिद भट्टी साहब से भी है कि जनाब आप क्या चाहते हैं? क्या आप मंडी बहुदीन के गरीबों को जलील करना चाहते हैं? क्या आप इन लोगों के मुलाजम नहीं हैं? क्या आप फिरौन के मुलाजम हैं? क्या आपके पास इतनी ताकत आ गई है कि एक गरीब आदमी को रौंदने के लिए आपको इस्तेमाल किया जा रहा है? जनाब ऐसे मुआशरे नहीं चलते। जो मुआशरे इंसाफ से खाली हो जाते हैं, जो गरीब के साथ ज्यादती करते हैं, वो मुआशरे कायम नहीं रहते। आपने सारी जिंदगी SHO नहीं रहना। आप इन लोगों को इंसाफ फराहम करें। इनका जुर्म सिर्फ ये है कि ये मुस्लिम शेख और गरीब हैं, और जो दूसरे इनके ऊपर जुल्म करने वाले हैं वो अच्छे खाते पीते घरानों से ताल्लुक रखते हैं और एक वकील के भाई हैं। तो जनाब आप देखिए, मंडी बहुदीन वालों ने देखा एक वाकया यहाँ पे हुआ, हमारे सेशन जज साहब जो थे उनके साथ अदालत में बदतमीजी की गई, तो उन वकला के खिलाफ, उन मुल्जमान के खिलाफ दहशतगर्दी की, आपने दहशतगर्दी का पर्चा दिया, उनके दफात दहशतगर्दी के लगाई गई। क्या राव अब्दुल जब्बार साहब जो जज थे वो भी इंसान नहीं थे? जितना तशद्दुद मजर के बेटे उस्मान के साथ हुआ है उससे 10वां हिस्सा भी उनके साथ तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन ये उनका पर्चा तो होता है दहशतगर्दी का, जबकि इनका पर्चा आप देते हैं जिसमें 367, हालांकि 365 दफा मेरे ख्याल में होनी चाहिए ना ओरिजिनल अगवा की। अच्छा, 367 आपने अगवा की दफा लगाई और बगैर तफ्तीश के, बगैर मुद्दइयों के पूछने के आपने दफा वो हज़फ भी कर दी। जनाब ऐसे नहीं होता। उनसे ज्यादा अगर ये आपने 367 गायब की है जो राव जब्बार साहब पर हमला हुआ था, इसका मतलब है उसकी तो कोई दफा ही नहीं फिर बनती इसके मुकाबले में जो वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है। अगर वो दहशतगर्दी का पर्चा होता है तो इनके साथ आपकी क्या दुश्मनी है? आप एक पुलिस अफसर हैं, आप तफ्तीश करने वाले लोग हैं, आपका काम लोगों को इंसाफ फराहम करना है। अगर वो पर्चा गलत है, अगर वो पर्चा गलत है, वो कला पर दर्ज किया गया दहशतगर्दी का पर्चा गलत है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 2 सिस्टम हैं, पुलिस में 2 निज़ाम हैं कि अगर ताकतवर आदमी को हाथ लगाया जाए तो दहशतगर्दी का पर्चा होता है, और अगर कमजोर की टांगें भी तोड़ दी जाएं तो पाकिस्तान में पर्चा नहीं होता। तो जनाब मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि ऐसे ये निज़ाम नहीं चलेगा। इस मजलूम और गरीब आदमी को इंसाफ देना होगा। खुदा न खास्ता आप इंतकामी जज्बात भड़का रहे हैं,
इन लोगों के, ये जो एक बच्चा, एक गरीब घर का बच्चा एक कॉलेज में दाखिल हो गया, तालीम हासिल कर रहा है, वो खुद को एक स्टैब्लिश शहरी बनाना चाहता है, उसके रास्ते में महकमा पुलिस रुकावट बन रहा है, ये वडेरे रुकावट बन रहे हैं। कौन है वो लोग, पसे पर्दा वो कौन लोग हैं जो इन मजलूमों को ज़लीलो ख्वार करना चाहते हैं कि चलो जी हमने मार लिया। देखिए, मैंने एक राय दी थी कि ठीक है, बच्चों की लड़ाई है, उनके बुजुर्ग चले जाएं, उन गरीबों के पास चले जाएं, वहां पे बैठ के जो हमारे अफजल साहब थे, नाज़र साहब मौका दें, काफी आपकी बातें सुन ली। नाज़र साहब ये कह रहे हैं कि वो जज साहब पे जो तशद्दुद हुआ तो उसकी पर जो है वो दफात लगाएंगी, दहशतगर्दी एक्ट लगाया गया। जारी बात है, अदालत का या जज साहब का एक एहतराम भी नहीं सर, नहीं, कानून की नजर में सर सब इंसान बराबर है। ये वकील साहब बैठे हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी फांसी लटका दीजिए। तो ऐसे तो ना करें, आप रिलीफ ना दें किसी को। आप भूल गए कि उसमें जो है वो पूरी इंतजामिया चेंज हुई, मुअत्तल हुई, डिप्टी साहब को, डीसी साहब को और दीगर जो है डीएसपी साहब और एसएचओ सभी को घर जाना पड़ा। तो ये इमरान साहब आपने भी कहा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान तब्दीली आएगी, तो क्या वजह है जब एक कमजोर के बच्चे के पर तशद्दुद हुआ, जिसकी वीडियो वायरल हुई, पूरी दुनिया ने देखी, तो उनका मुकदमा, अगर पहले तो मुकदमा ही नहीं दर्ज होता, वो वीडियो वायरल हो गई, फिर मुकदमा दर्ज होता है तो दफात जो है वो कमजोर लगाएगी, मुतलका जो दफात बनती थी वो नहीं लगाएगी, फिर जो है वो बाअसर होने की वजह से, देखिए 2 पाकिस्तान तो आपने बना दिए ना, फिर कि चूंकि मुल्ज़मान बाअसर हैं इसलिए उनको रिलीफ दिया गया, उनकी नहीं झूठा पर्चा दे देगा ना, वो दुनियों पर झूठा पर्चा दे अबूरी जमानतें करवाई गई, अबूरी जमानतें करवाने के बाद उनकी जमानतें कंफर्म करवा देगी। जाहिर बात है तफ्तीश में भी कुछ ऐसा ही लिखा गया होगा कि उनको रिलीफ जो है वो दिया गया होगा। उल्टा आपने क्या कर रहे हैं कि उसी जो गरीब का बच्चा जो घर पड़ा हुआ है तशद्दुद के बाद, उसी के ऊपर आपने सख्त दफा लगा के वो झूठी एफआईआर 365 अगवा की वो आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो क्या जो है वो हमारी इंतजामिया इतनी बेबस है बासर लोगों के सामने, सियासी लोगों के सामने, या ये मैं नहीं कहता कि पुलिस में सारे जो है वो ईमानदार लोग भी मौजूद हैं, सारे तो मतलब है दुनिया से तो फिर दुनिया नहीं ना चल सकती, इंसाफ जो है इंसाफ से हटकर नहीं काम कर रहे होंगे। तो यही अपील है जी। क्या कहेंगे आप इस पे? मजीद जो है वो क्या मुतालबात हैं इनके, क्या होना क्या चाहिए इस पे? इसमें तो सब ऐसे है ना जी, एक तो मेरिट होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, बुनियादी मुतालबा यही है। इंसाफ का तकाजा ये है कि जो झूठी एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई है वो वापस हो, वो खारिज हो, जो सरासर झूठी और बेबुनियाद है। जो दफात गलत तफ्तीश करते हुए, बददियानती पे मबनी तफ्तीश करते हुए इससे निकाली गई हैं, हज़फ की गई हैं, उनको दोबारा इजाद किया जाए, ऐड किया जाए। और ये कोई वजाहत नहीं है, मतलब हम अगरचे हमारी तोपों का दाना जो है मुकामी एसएचओ की तरफ इसलिए है कि वो कस्टोडियन है, वो इलाके का एसएचओ है वहाँ पे, और दीगर जो जराइम हो रहे हैं उसके अंदर भी वो बिल्कुल नाकाम है। डकैतियाँ जो हमारे थाना फालिया के अंदर चल रही हैं, बाकी मामला चल रहे हैं, उसके अंदर भी वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है, नायर आदमी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीपीओ साहब जो है ना ये दूध से धुले हुए हैं। अगर इनको पता नहीं है कैसा लगा है कि मेरे नीचे क्या चल रहे हैं, तो फिर ये मस्त आदमी है, ये नायल आदमी है। इस डीपीओ को भी अपने, अगर इसको पता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है और इसकी मर्जी से हो रहा है, इसकी मतलब इसके अंदर सारी हदायत शामिल है, तो फिर ये भी बददियानत आती है। अच्छा, तो आप इनको वो डीआईजी साहब, आरपीओ साहब के पास या आईजी साहब के पास क्यों नहीं लेकर? मैं अर्ज करूं, देखिए थाना फालिया के अंदर, थाना हमारा है, इलाका हमारा है, हम यहाँ पे सिविलाइज लोग हैं, हम हक लेना जानते हैं और इंशाल्लाह हम हक लेंगे अपना। इंसाफ हमें मिलना चाहिए, हमें इंसाफ के पीछे नहीं दौड़ना है। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें 3 दिन दिए इनको, 3 दिन के अंदर अगर इन्होंने ये प्रोग्रेस ना की तो मेरा पहला तो मुतालबा बड़ा कैटेगरिकल क्लियर है कि हम मुतालबा कर रहे हैं अपने इलाके की तरफ से कि एसएचओ को मुअत्तल किया जाए, इसकी सजा दी जाए और इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, कोई नया बासलाहियत दयानतदार एसएचओ तैनात किया जाए। दूसरी बात यह है, अगर ये 3 दिन के अंदर नहीं करते ना तो एक पुरअमन एहतजाज करना, डीपीओ ऑफिस के घेराव तक करना, वो हमारा हक है।
और उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। डीपीओ साहब मेरे ख्याल में बड़े अच्छे इकदाम कर रहे हैं, वो जहाँ भी जाते हैं जिस थाने का विजिट करते हैं, वो अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं होती तो वो एसएचओ को मुअत्तल कर देते हैं। डीपीओ साहब की प्रोसेस के ऊपर हम बिल्कुल मुतमिन नहीं है। देखिए पाड़े वाली का केस हुआ है, उस केस के अंदर मुलजम को, जेन्युइन मुलजम को नामजद करने के लिए किस किस फोरम के ऊपर लोगों को जाना पड़ा है। ये क्या बात हुई? एक बंदे ने इंसाफ लेना है, इंसाफ के लिए धक्के खाता भी है वो। ये किस मर्ज की दुआ है? ये किस काम के लिए बैठे हुए दफ्तरों के अंदर? बोले ये क्या बात है कि पूरा इलाका एहतजाज करे, पूरा मीडिया एहतजाज करे, फिर एक इंसाफ जो है ना वो इंसाफ मिलने की किसी को उम्मीद बने? ये क्या बात है? ये इनका काम है ये। और मैं बिल्कुल इस प्रोग्रेस के ऊपर, डीपीओ साहब की प्रोग्रेस के ऊपर भी हम सेटिस्फाई नहीं, लेकिन चलते फिलहाल हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि अपना किबला दुरुस्त करें, अपने मातहत लोगों के ऊपर। जो बंदा नायल और नकम्मा है उसको अगर अब इन्होंने तैनात किया हुआ है तो कितनी बड़ी इनकी लापरवाही है। और अगर जानबूझ से कर इनके नोटिस के अंदर है, ठीक, तो फिर इनकी बददियानती है। इसलिए ये बिल्कुल इस सिस्टम से अंदर ये कहा कि ये बिल्कुल पाक साफ है, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हमें फौरी इंसाफ चाहिए और ये हमारा हक है। तो दूसरा मामला ये है, मैं अगला जो मामला है वो ये देखिए, एक बड़ा क्लियर कैटेगरिकल कल्चर है। हम जितने भी उसके ऊपर लफाफ जो है ना वो उसको इन्वायरमेंट के अंदर लेके आए, वो ये कल्चर है कि इस मुकामी सियासतदान अपनी मर्जी के एसएचओ लगवाते हैं। और वो जो एसएचओ हैं, ये जो डीपीओ सब है, कितने इंस्पेक्टर हैं जो मतलब कि मुख्तलिफ क्लरिकल जॉब के अंदर फंसे हुए हैं, कितने एसपी लेवल के रैंक के लोग हैं जो क्लरिकल जॉब कर रहे होते हैं जाके बैठ के, देखिए उनको डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलते। कॉम्पिटेंसी की बुनियाद के ऊपर दिए जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है इनकी कॉम्पिटेंसी का लेवल ये होता है या इनका कॉम्पिटेंसी का मेयार ये होता है जो हमारे सियासतदानों की सही चापलूसी करता है, उनकी सही ताबेदारी करता है, वो उसकी यही कॉम्पिटेंसी है। अगर ये जो मतलब अपने मन गलत और अपनी मर्जी के उनको तैनात किया जाता है और इनका काम भी यही होता है। ये भी ये समझते हैं कि हम इन अपने मुतलका बंदे को जिसने हमें अपॉइंट किया है यहाँ पे, जिसने हमारी सिफारिश करके हमें एसएचओशिप लेके दी है या डीपीओशिप लेके दी है, हमने उसकी खिदमत करनी है, बाकी वहाँ भाड़ में जाए। अच्छा रऊफ साहब, दूसरा आपका मुतालबा है कि जो इनके ऊपर जो है वो गलत जो झूठी एफआईआर दर्ज की गया है फिलफुल खारिज की जाए, वो खारिज की जाए। बददियानती के ऊपर झूठी उसका स्टेटस क्या है? अब एफआईआर का क्या स्टेटस? एफआईआर दर्ज है। और क्या वो जो इनका बच्चा है वो पूरी जमानत करवाई है क्या? नहीं बेल हम बिल्कुल नहीं कराएंगे। क्यों कराएंगे? झूठी एफआईआर के अंदर हमें बिल कराते फिर। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी तसादम के अंदर नहीं जाना चाहते, ना हमें कोई शौक है। हमें एक जायज़ हमारे मुतालबात हैं कि वो एक झूठी एफआईआर को खारिज किया जाए और मेरिट के ऊपर दोबारा तफ्तीश करते हुए उसको एफआईआर जो है ना अपना दफा जो है वो दोबारा उसके अंदर ऐड की जाए। तफ्तीश चाहते हैं कि चेंज हो जाए? तफ्तीश चेंज करना भी ये इतना मसला नहीं है। देखिए उसके लिए फोरम्स हैं, वो लंबी कहानियों के अंदर डालेंगे, जो इनको करना है ना जी उन्हें पता है। देखिए पाड़ा वाली केस में आमिर शहीद साहब के पास जो है वो तफ्तीश आती की दूसरे दिन ही जो है वो 2 मुलजिम अरेस्ट हो गए और उन्होंने कबूल भी कर लिया। यहाँ भी सवाल ये पैदा होता है जी कि क्यों आई? जारी बात है, मेरिट नहीं हो रहा था, वहां पे इंसाफ नहीं हो रहा था, इसीलिए जो है वो जी। और क्यों? मतलब यही ना, ये इनकी डायली है ना, ये हर केस में ऐसे सॉल्व करना है, हर मामले के अंदर इन्होंने ऐसे अवाम को जलील करना है। ये इंतजामिया की एक बहुत बड़ी नाकामी और बददियानती है। इनको होश के नाखिल लेने चाहिए। इसी अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से ये पलते हैं, इनके दफातर चलते हैं, इनके तनख्वाहें मिलती हैं। ये हम पे एहसान नहीं कर रहे होते हैं, ये पब्लिक सर्वेंट है, ये हमारे मुलाजिम है, हम इनको लिए पे कर रहे हैं। अच्छा, एक तो इनका मुकदमा जो इनके ऊपर ही इनको मुल्ज़म बना दिया गया मुद्दई से, वो खारिज किया जाए। जी जी। दूसरा जो है वो इनकी दफात कौन कौन सी जो है वो लगाई जाए इनके मुकदमे? 367 तो वो है जो उन्होंने बाकायदा सारी दुनिया ने देखा कि उठा के लेके जाके वो उसको तशद्दुद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक सीधी सी बात है। दूसरी बात यह कि साइबर क्राइम एक्ट के तहत भी इसके ऊपर दफा लगनी चाहिए कि उसको वीडियो बनाकर उन्होंने फेसबुक के ऊपर अपलोड की है। ठीक है, ये और मतलब कि इसके ऊपर जो भी उनका जायज़ जेन्युइन राइट बनता है जो साइबर क्राइम के तहत बनता है वो भी दफायर की जाए। यानी कि सख्त जो दफात बनती हैं मेरिट के हिसाब से, वो दफात जो हैं वो शामिल कर ली जाएं और ये जो गरीब आदमी है इसको इंसाफ फराहम किया जाए। राजा साहब क्या कहेंगे इस पे? जी देखिए, अभी बात डीपीओ साहब की हो रही थी तो मैं रऊफ साहब से इख्तलाफ करते हुए कहूँगा, देखिए जिस बंदे ने ज़िला संभालना होता है थोड़ी बहुत कोताही चली उसमें हो जाती है, लेकिन जो ही डीपीओ साहब के मुकम्मल नोटिस में बात आई पाना वाले केस में,
अब मैं वहाँ पे गया, मेरा बयान ऑन एयर है अभी तक भी कि ये आमर शाहीन साहब से तफ्तीश करवाई जाए तो रिजल्ट बेहतर आ सकते हैं। तो डीपीओ साहब ने हमारी उस बात को तस्लीम कर लिया, क्योंकि दोनों अतराफ की बातें डीपीओ साहब ने सुननी होती हैं, मुद्दइयों की भी और मुल्ज़मान की भी। जो मुद्दई होते हैं वो तो कहते हैं कि जी हम सच्चे हैं, जबकि मुल्ज़म कहते हैं हम सच्चे हैं। इसका मेरिट पे फैसला असूली तौर पे तो तफ्तीशी को और सचो को करना चाहिए, इसमें डीपीओ साहब को तो इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए। लेकिन चले, उन्होंने हमारा मुतालबा मान लिया, मेरिट पे तफ्तीश की। जब वो थोड़ा सा गिल्टी निकला, SHO मुजाहिद फारूक साहब गिल्टी निकले, तो डीपीओ साहब ने बला तातल उनको सस्पेंड भी किया, लैन हाजिर किया और एक अच्छे अफसर को वहां पे तैनात भी किया। चलिए, मैं उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा डीपीओ साहब की, वो उनका महकमा है, वो अपनी नुमाइंदगी खुद कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे इल्म में बात है, तो मैं यहाँ पे भी ये मुतालबा करूंगा डीपीओ मंडी बहाउद्दीन साहब से कि इस जो स्टूडेंट तशद्दुद केस है, इसकी इंक्वायरी भी अगर आमर शाहीन साहब से करवाई जाए तो मैं समझता हूं कि मेरिट हो जाएगा। और मैं बल्कि एक आज जिला के तमाम मौजूद शख्सियात से गुजारिश करना चाह रहा था, जहां पे आपने मुझे टोका था। जो मेरी जाती राय थी कि ये एक बच्चों की लड़ाई थी, जिसको इतना ज्यादा हाइपर कर दिया गया, इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया कि ये कुछ लोगों ने इसको जाती अना का मसला बना लिया। चाहिए तो ये था कि उन बच्चों के, वो भी बच्चे हमारे जिन्होंने तशद्दुद किया है, गो वो मुजरिम हैं, उनके वालिदैन या चंद मौजूद वहां के लोग मुद्दइयों के साथ जाके राजीनामा कर लेते कि चलो जी बच्चे गलतियां मलतियां करते रहते हैं, लेकिन कुछ वो नादीदा ताकतें, जिसमें मैं टारगेट करूंगा शायद SHO साहब को, क्योंकि इनकी तरफ से रिलीफ दिया जा रहा था उनको कि आप अपना तकब्बर और नाम मत छोड़ें, इस एक कमी के घर जाके आपकी तौहीन होगी, आपकी इस्ते नफस मजरूह हो जाएगी, आप डाउन हो जाएंगे, आपको आपके तकब्बर को धचका लगेगा कि आप इतने बड़े लोग हैं, एक मुसल्ली के घर जाके माफी मांगेंगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। जनाब, ये वो था, ये वो चीज थी जो SHO साहब उनको फराम कर रहे थे कि मैं उनकी ऐसी की तैसी फेर देता हूं, आप सुकून लें। तो जनाब SHO साहब, गुजारिश ये है कि जब आपको खुदा ने एक ताकत दी है, आपके हाथ में एक कलम दी है, आपको एक इलाके का इंचार्ज बनाया है, यकीन जानिए मंडी बहाउद्दीन नहीं पूरी दुनिया जानती है कि बड़े बड़े SHOs, बड़े बड़े DPOs, IG आए, आज उनकी कब्रें भी वीरान पड़ी हुई हैं, उन्होंने मिट्टी में जाना है। लेकिन वो लोग, वो SHOs, आज मैं बल्कि SHO भी नहीं लगे, मियाँ शरीफ साहब, ये मंडी बहाउद्दीन के रहशी जो इंस्पेक्टर रिटायर हुए, आज भी दुनिया उनकी मिसालें देती है। कल को वो मरेंगे, उनकी कब्रों पे फूल चढ़ाए जाएंगे कि एक ईमानदार मेरिट पे काम करने वाला अफसर था। अभी आपके महकमे में मोहतरम आमर शाहीन साहब, पूरा जिला उनको ये लेबल देता है कि वो ऑन मेरिट तफ्तीश करते हैं। क्या वो पुलिस मुलाजिम नहीं है? क्या वो उनके लोगों से ताल्लुकात नहीं है? क्या उनके सियासी आका नहीं है? जनाब, सब कुछ है, लेकिन आपकी सोच शायद गलत है। लिहाजा इस सोच को बदलिए। फालिया थाना के अमन व अमान के आप जिम्मेदार हैं। आप यहाँ पे भी DPO साहब को भी, अवाम को भी और खुदा को भी जवाब दे हैं। खुदारा आप तो ऐसे न करें, आखिर दुनिया में सब ने नहीं रह जाना। ये मुसल्ली कोई हो, कोई चौधरी हो, कोई वडेरा हो, कोई सरमायादार, कोई मिलों का मालिक, कोई बादशाह, कोई MNA, सब ने मरना है। कम से कम हमें इंसानियत को यहां तक जलील नहीं कर देना चाहिए कि निज़ाम में कुदरत हरकत में आ जाए। देखिए, पूरी दुनिया की तारीख पढ़ लीजिए, जब भी इनकलाब आए या जब भी अजाब आए दुनिया पे, होता क्या था, किसी गरीब आदमी के साथ जब मिलकर जुल्म किया जाता था तो मुआशरा बेहिस हो जाता था, ताकतवरों का साथी बन जाता था। तो या तो वहां पे इनकलाब आए या अल्लाह के अजाब आए। मैं मुल्ज़मान के भाइयों से, उनके वालिदैन से भी ये गुजारिश करूंगा कि दुनिया में सबसे अच्छा रास्ता सुलह का होता है। आप सुलह कर लेते, ये इतना बड़ा इशू ना बनता।
इनकी नस्लें भी शायद अगर आप ताकत के जरिए इनको खामोश करवा लेंगे, इनको जेलों में भी करवा लेंगे, इनको मार भी देंगे, लेकिन इनकी नस्लें आपको बद्दुआएं देती रहेंगी। लिहाजा ज़िले के अकाबरीन को यह चाहिए था कि इनकी इस्तेनफस को बहाल रखते हुए, अपने बच्चों को समझाते हुए इन बच्चों में राजीनामा कराया जाता। लेकिन शायद मैं हैरान हूं, सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूं कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने बड़ा सवाब का काम कर दिया, एक गरीब आदमी के बच्चे को मार के अपनी धाक बिठा दी है। सर, धाक हमेशा शैतानी या फिरौनी ताकतें बिठाती हैं, इंसान कभी धाक नहीं बिठाते। इंसान आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा करते हैं, एक दूसरे की अना को नीचे करके आपस में मोहब्बत और प्यार को बढ़ाते हैं। यकीन कीजिए, झुकना इंसान की सबसे बड़ी अलामत है। आप अगर ऊंचा जाना चाहते हैं, पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, तो आप तजर्बा कर लीजिए, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं ना, खुद नीचे हो जाते हैं। जो लोग पहाड़ों पे गए हैं या जिन्होंने देखा है, आप तजर्बा कर लीजिए कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए बंदे को नीचा होना पड़ता है, कमर को झुकाना पड़ता है, तब वो बुलंदी पे जाता है। और जो पहाड़ से नीचे की तरफ जाता है, तजर्बा कर लीजिए कि वो अकड़ के नीचे उतरता है। लिहाजा अकड़ में, तकब्बर में जवाल है, आजिज़ी में, झुकने में कमाल है। अगर आप इंसानियत के कमाल पे पहुंचना चाहते हैं तो खुद को झुकाइए। ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि आप अपने इस्तेनफस का मसला बना लें कि ये एक मसला कश्मीर है जो इंतज़ामिया से, SHO से और इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन से हल नहीं हो रहा। क्यों इस मसला को आपने मसला कश्मीर बना दिया है? ये गरीब है, इसका गरीब के घर पैदा होना, इसका कोई सवाल नहीं, और आपका किसी ताकतवर के घर पैदा होना आपका कोई कमाल नहीं। ये खुदा की देन है। वो किसी को गरीब के घर में पैदा करता है, किसी को अमीर के घर में पैदा करता है। लिहाजा हमें इंसानियत का प्रचार करना चाहिए, न कि शैतानियत का। जी, जो हमारे साथ उस तालिब के वालिद मौजूद हैं उस्मान के मजहर इकबाल साहब जी। मजहर भाई, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਨਾਬ, ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਮਦ ਸ਼ੇਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मेरा बच्चे इन्हों का ना तक इन्हों के पिंड के सिर्फ और सिर्फ शक्ल तो वीडियो थी अस देखी, अज तक इन्हें बंदे नहीं गए। एक उन्होंने बजुर्ग ने बच्चे, एक मेरे बच्चे के वालिद साहब ने, उन्होंने मेरे अदालत में कहा कि अजे तो तुहाडे ते साहब परचा दिता है, अजे तो तुहाडे नाल होरे होरे की करा, पर तुसीं साडे ते परचा क्यों दिता है? इतने ताकतवर बंदे ने। कोई मैं अदालत गया तो वकील ही मैंने धमकियां दे दिया अदालत में भी, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ, राजीनामा दे छोड़ो। वैसे मैं तो ना मियाँ रऊफ साहब बैठे हैं जो इनके साथ हेल्प कर रहे हैं या इनके साथ चल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मज़हर को और इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को पुलिस के हवाले किया जाए, इनको जेल में भिजवाया जाए, बल्कि मैं समझता हूँ इनको सजाए मौत दिलवाई जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इन जैसे लोगों को पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, ना इनके कोई हकूक हैं, क्योंकि ये हिंदुआना, खुदा न करे हिंदुआना रसूम तो यहाँ पे नहीं है कि यहाँ पे ये शूदर हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। और आज मैं तो दुख से ये कहता हूँ कि इनको जेल में होना चाहिए। ये बाहर क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये पाकिस्तानी बाशिंदे नहीं हैं, इनको पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये मुसल्लियों के घर में पैदा हो चुके हैं। जी, और कुछ कहना साजिद साहब भट्टी को मैं गया वहाँ, उन्होंने मैंने आख्या बेटा वो जेडे ने ना तुहाडे ते SHO साहब, हाँ जी SHO साहब जेडे ने वो आने तुहाडे तुसीं दरखास्त दे रहे हो, कहंदे ने साडी दे, वो मैं नहीं देंदा पिया, बेटा तू राजीनामा दे छड़। मैं कहा सर साडे नाल बड़ी ज्यादती हुई है, अजे तक तो मेरा बच्चा मंजी ते भी नहीं उठ सके। यानी SHO साहब भी तो ये कहंदे रहे ने कि राजीनामा सर देना किथे ने? मैं तो क्या कि आके राजीनामा कर लें। उससे मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए ये धमकियाँ और ब्लैकमेल किया जा रहा है मुसलसल, तरीक़ेकार ये इख्तियार किया गया है। जैसे जिन्हों साहब फरमा रहे हैं ना जी, मैं देखिए अगर ये माफ़ करना चाहें तो इनका हक है,
लेकिन अगर आप किसी को ब्लैकमेल करके कहें कि मुझे माफ़ी दो, ये कौन सा तरीक़ेकार है? इतना मतलब है कि ये बदमाशी है, ये माफ़ी है कि ऐसा जो कह रहा है जी आप जाके माफ़ी दे दो, राजीनामा कर लो। ठीक है, बिल्कुल माफ़ी की या राजीनामे की इनको भीख मांगने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात दुरुस्त है, वो मौसर होंगे, लेकिन अल्लाह माफ़ करे ऐसी भी बात नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इन सारी तबाही और बर्बादी के ज़िम्मेदार ये हमारे इदारे हैं। अगर बंदे को मसाइल को फौरी इंसाफ मिल जाए तो ये मसाइल ही पैदा ना हो। जैसे जिन्होंने साहब फरमा रहे हैं कि DPO साहब बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे हैं तो यार उनका कोई एहसान नहीं है हम पे, उसकी ड्यूटी है, ये कोई बात नहीं है। मतलब कोई ईमानदार ऑफिसर है, भाई ईमानदार नहीं है, अगर बेईमान है तो वो तो इस अहल ही नहीं है, और अच्छा है तो उसका जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं कर रहा है वो। और दूसरी बात ये कि ये नाइल ही है, मैं बिल्कुल इस पर इतफाक नहीं करता हूँ। सर आप DPO साहब के पास जाएं तो सही ना, नहीं वो लोगों को लेके जाएं तो काम है। ये मीडिया के ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बोलते रहे, उसका डिपार्टमेंट है, उसको चेक करो, उससे काम है ये। हम मतलब साइल नहीं है, प्लीज हम सवाली बन के घूमते फिरे, वो हमारे मुलाजिम है यार, हमें इंसाफ लेके दे, जो मेरिट बनता है वो दे। ये क्या बात हुई? मैं बात ये कर रहा हूँ, गुजारिश ये है कि इनको ये इंसाफ देना पड़ेगा, इस मजलूम की दादरसी करनी पड़ेगी। ठीक है, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये यहाँ पे मैं पहले भी कहा करता हूँ कि यहाँ पे ये कोई ऐसा हालात नहीं है क्योंकि ये अफ्रीका बन गया है, कोई अफ्रीका बन गया। मतलब हम जीते जागते बाशऊर लोग, हम महजब लोग हैं, ये महजब इलाका है हमारा। तो ये जो कोशिश की जा रही है इसको तबाह करने की, हम इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये पुरअमन इलाका है, इसको हम पुरअमन रखेंगे। इंसाफ हर बंदे का हक है, और वो हक कोई गरीब है कोई अमीर है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये इंसाफ का जो तक मुतालबा है, ये हमारा जायज़ और चैनल मुतालबा है, इसको हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। मुतालबा ये लेके रहेंगे, इंसाफ लेके रहेंगे। मैंने बड़े अच्छे तरीके से, सिविलाइज तरीके से, आईनी तरीके से, अपने कानूनी हक के ज़रिए मैंने कहा कि अगर आपने 3 दिन के अंदर ये हमारा मामला हल ना किया तो फिर हम इंशाल्लाह अगला कदम उठाएंगे, एहतजाज की तरफ जाएंगे, वो भी हमारा हक है। ठीक है, चलें। ये हुनर आजमाते, ये अपना जुर्म करते रहे, हम अपना पेश करते रहेंगे, खैर तो आई है ना जी। कभी तो कोई तो किसी को तो होश आएगी ना, यही तो मैं ना होश आई इंतजामिया को, तो कम से कम हम सबको होश आ जाएगी। इनको आप पेश करवाएं, जेल करवाएं, सारा मसला खत्म हो जाएगा। तुसी होर की कहना चाह रहे हो? जेडी गलबात तुसी कर रहे सी विच जाएगी। मैं ये कहना चाहता सी ये जेडे ना SHO साहब, मैं 5 दफा थाने गया हूँ, वो मेरे मत्थे नहीं लगे, सिर्फ एक दिन मत्थे लगे। वो भी मैंने बुलाया ना, मैंने इतनी गल की दिन फिर चले गए, फिर उसके बाद मत्थे नहीं लगे। सन तफ्तीशी जेडे साडे ने पहलो आने ज़फरुल्लाह खान साहब, वो भी सानू को पता ही देने जी, सन दसो बुरी ज़बानतां दी कदों ने बंदे कितने सानू वखाओ को, ना बंदे वखांदे आ, ना बुरी ज़बानतां वखांदे आ। और बाद सलीम साहब को आई है तफ्तीश है, जिस दिन बुरी ज़बानतां दी कैंसल हुई हैं, उस दिन मुलज़म अदालत विच को नहीं आए, बुरी ज़बानतां मुलज़म अदालत विच पेश नहीं हुए। जज साहब ने बुरी ज़मानतां खारिज की ने। वो बाद सन अपना सलीम साहब थाने बुलाया, असी थाने हैं, उन्होंने को पूछा कितों आने, मैं 4 बजे का टाइम है तो 6 बजे तक उत्थे बैठे रहे, जिदे मियाँ साहब भी वो नहीं आए। सुबह फिर उन्होंने मैंने फोन किया कि 4 बजे थोड़ी तफ्तीश है जी, आज थाने। मैं कहता जी मेरी तो फूफो फौत हो गई, मैं तो गुजरा था। उसके बाद ना मैंने पूछा ना बुलाया, कोई पता ही नहीं किसी खबर का की हो रहा की नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, आपके सामने ही है मज़हर इकबाल, इसके बेटे में तशद्दुद हुआ, वो चारपाई पे पड़ा है। आप लोगों ने वो तशद्दुद की वीडियो देखी कि किस तरह वो जो एक सेन नाला है, उसके वो बुढ़ी नाला मेरे ख्याल में लिखा हुआ था, वहाँ पे उठा के ले गए। वो किस बेदर्दी के साथ जो है वो माओ ने जो देखी ना वो वीडियो, तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए, किस तरह वो मार रहे हैं। देखिए रोजाना एक जो गरीब बंदा है जिसने मजदूरी पे जाना है, उसको आप बुला के थाने में बैठा देते हैं या थाने कचहरी के एक झंझट में धकेल देते हैं, तो ये कहाँ का जो है वो इंसाफ है और कहाँ का असूल है, तो ये कहाँ की तब्दीली है। दूसरा, जिसने भी वो वीडियो देखी उसकी आंख वो है वो अश्क बार गई, वो सबको अफसोस हुआ उस पर। हमारे नबी जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका क्या खुतबा था कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, सब इंसान बराबर हैं। अच्छा,
मुसलमानियत हम नहीं मानते, उस बात पे नहीं आते, सबको हमने जो है वो बराबर नहीं रखा। उसके बाद स्टेट का कानून दे रहे आप अपने मुल्क का कि सभी बराबर हैं, लेकिन ताकतवर के लिए कानून जो है वो अलग है और जो कमज़ोर है उसके लिए कानून अलग है। ये कब तक चलता रहेगा? इसके बेटे में, मदर के बेटे में तशद्दुद हुआ, उल्टा आपका जो हमारा सिस्टम है, जो थाना कल्चर है, वो जो हमारे थानेदार साहब हैं, जो SHO साहब हैं, वो कहते रहे कि आप जो है वो सुलह कर लें, नहीं तो आपके साथ ये होगा वो होगा। मुल्ज़मान जो है वो धमकियां देते रहे कि सुलह कर लें, हमने अभी आपके साथ वो उल्टा इन पे मुकदमा दर्ज करवाया और इनको जो है मुल्ज़िम बना के उन्होंने कहा कि अभी तो आप पे FIR दर्ज करवाई है कि आपने यहाँ रहना भी है, देखिएगा हम जो है वो क्या करते हैं। तो एक कमज़ोर और एक गरीब आदमी के ऊपर जुल्म करना, तो इसमें कहाँ की ताकत है? आपने असर दिखाना है, अपनी को ताकत दिखानी है तो अपने जैसे लोगों को दिखाइए। जो इन जैसे जो कमज़ोर लोग हैं उनका भी बराबर हक है कि वो पाकिस्तान में रहें और उनको इंसाफ मुहैया हो और उनको तमाम सहूलियात जो हैं वो दूसरों की तरह मिले। तो पता नहीं वो कब वो दिन आएगा जिस दिन ये तफरीक ख़त्म होगी कि ताकतवर के लिए अलग कानून हो है और कमज़ोर के लिए अलग कानून है, ये यानी कि दोनों जो है वो बराबर होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे RPO गुजरांवाला हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, जो हमारे IG पंजाब हैं उनसे अपील करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से अपील करूँगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करूँगा और DPO मंडी वाले से ज़रूर अपील करूँगा कि जनाब खुदारा इनके जो है वो तफ्तीश मेरिट पे की जाए, किसी ईमानदार बंदे को जो है वो तफ्तीश सौंपी जाए। आमिर शाहीन साहब जैसे जो होनहार और दबंग पुलिस अफसर हैं, दयानतदार, उनको तफ्तीश दी जाए जो मेरिट पे तफ्तीश करते हैं। जिस तरह उन्होंने पाड़े वाला केस जो है 1-2 दिन में सॉल्व कर दिया, तो ये भी केस सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, जो इनके ऊपर जो इनको मुद्दई से मुल्ज़िम बना दिया गया ताकि प्रेशराइज करके सुलह कर ली जाए, तो इसको जो है वो इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया उसको नोटिस लेते हुए फिल खारिज किया जाए और जो इनके मुल्ज़मान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि आज के बाद कोई भी ताकतवर जो है किसी कमज़ोर के बेटे पर या किसी कमज़ोर पर तशद्दुद करने से पहले 100 बार सोचे कि पाकिस्तान में कानून मौजूद है और वो कानून सबके लिए बराबर है और हमारा जो कानून है और जो हमारी रियासत है वो एक आम बंदे और गरीब बंदे का भी उसी तरह दिफा करती है जिस तरह वो तहफ़्फ़ुज़ कर रही है अमीरों का। मेरे ख्याल में काफ़ी बातें जो हैं वो हो चुकी हैं नाज़रीन। तो एक अपील मैं उन मुल्ज़मान के बुज़ुर्गों से ये करना चाहता हूँ और उन अकाबरीन से जो उनकी कमर पे हाथ रखे हुए हैं समेत SHO फालिया के, कि जनाब क्या आप अपने बच्चों को डाकू या दहशतगर्द ही बनाना चाहते हैं? अभी उन्होंने डंडे मारे हैं, लेकिन जितनी हौसला अफजाई आप उनकी कर रहे हैं, कल को वो राइफलें लेके, क्लाशनकोफें लेके बंदों को मारेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन में इतनी लाकानूनियत हो जाए कि उनको किसी का डर खौफ ही ना रह जाए, ना आपका, ना इंतजामिया का, ना पुलिस का, कि वो कल को दहशतगर्द बने और जिसको जी चाहे वो उठा के ले जाएं और कत्लो गारतगरी शुरू कर दें? आज अगर आप बच्चों को ये सबक देंगे इंसानियत का तो वो आपकी इज्जत करेंगे। खुदा न खास्ता अगर किसी के घर को आग लगाई जाए तो यकीन जानिए तारीख गवाह है कि वो आग अपने घर की तरफ जरूर आती है। इसी के साथ मेरे ख्याल में जी, कमजोर और जो गरीब होता है उसके सर पे हाथ रखने से हमेशा जो है आप दिलों में जिंदा रहते हैं और उसी के साथ आपका नाम पैदा होता है। जिस तरह ये मैं इनको मियां अब्दुल रऊफ साहब को दाद भी दूंगा और खराज तहसीन पेश करूंगा कि आप जो है वो एक कमजोर की आवाज बने और उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। और आपसे गुजारिश भी करूंगा कि इन पे इसी तरह दस्ते शफकत उस वक्त तक रखिएगा जब तक इनको इंसाफ जो है वो मुहैया नहीं हो सकता। बाकी 94 की तरफ से मेरा ये ऐलान है कि जब भी इनको कोई मसला हो,
भाई को कोई मसले मसाइल पे मीडिया की जरूरत हो, हमारा अदारा जो है फ्री ऑफ कास्ट वो आपके लिए काम करेगा। मैं जो है वो मियां अब्दुल रऊफ साहब आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने वक्त निकाला तशरीफ लाए। इजाज़त है जंजो साहब आपका मशकूर हूँ। मदर इकबाल भाई हम दुआ गो हैं कि आपके ऊपर होने वाली जो है वो नोटिस हो जाए, FIR खारिज हो और आपके मुल्ज़मान कैफे करदार तक पहुंचे। इसी के साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर को 94 से इजाज़त दें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने